हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हम अपने हिंदी की क्लास में जो हमारी कविता है, कविता 3, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी, वो दोनों भाग हमने पूरे कर लिए हैं। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर दोनों की व्याख्या हमारी पूरी हो चुकी है। आज हम कर रहे हैं कविता के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारे, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। आपने जब कविता पढ़ी थी कविता के बहाने, तो बच्चों के लिए ये लाइन आई थी कि बच्चे जो है सब घर एक दाने कर देते हैं। तो क्या है सब घर एक कर देने के माने से अभिप्राय क्या है कि सभी घरों को एक समान समझना। जब मैंने आपको व्याख्या करवाई थी तब ये बात बताई थी कि बच्चे जो हैं सब जगहों को एक जैसा समझते हैं। वो अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, जाति धर्म संप्रदाय आदि की भावनाओं को मिटा देते हैं। वो किसी को भी जो है ना तो पराया समझते हैं ना अपना। उनके लिए सब कुछ जो है वो एक समान होता है। समाज में छोटे बच्चे जो है उनका मन जो है बहुत ही साफ होता है, बहुत ही कोमल होता है। उनके मन में जो है किसी प्रकार का ना तो भेदभाव होता है, ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, ना द्वेष होता है। वो सभी को एक जैसा समझते हैं, सभी जगहों को वो अपने खेलने के समान मानते हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि कौन सी चीज़ उनकी अपनी है, कौन सी पराई। सभी चीज़ों को वो अपना समझते हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता में जो है उड़ने का संबंध चिड़िया से है। और चिड़िया का क्या है, चिड़िया भी जो है बढ़कर कविता में उन भावों से है जो काल की सीमा को लांघकर स्वयं को प्रकट कर देते हैं। मतलब जब कविता में चिड़िया का उड़ना बताया गया है तो उन्हें क्या बताया गया कि वो भी एक निर्धारित सीमा तक उड़ती हैं, पर जो कविता का उड़ना है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अतीत का भाव यदि वर्तमान तक पहुँचते हैं तो वे भविष्य तक भी पहुँच जाते हैं। यानी कि कविता में हम भूत भी देख सकते हैं, भविष्य भी देख सकते हैं और वर्तमान भी देख सकते हैं। चिड़िया की उड़ने की जो क्षमता है वो सीमित है, परंतु कविता में जो भाव है वो क्या है, उनकी जो क्षमता है वो लंबे समय तक चलती रहती है। खिलने का संबंध जो है फूलों से है, उनकी सुंदरता उसकी मधुर गंध से है, जो उसमें से खुशबू आती है। पर कविता में विद्यमान होने वाले जो सुंदर भाव हैं, गुण हैं, वो भी यहाँ प्रकट करता है। फूल तो कुछ समय के लिए खिलते हैं। जब मैंने आपको कविता करवाई थी ये बात तभी बताई थी कि जब फूलों का महत्व कब तक है, जब तक वो खिले रहते हैं, जब तक उनमें से खुशबू आती रहती है। परंतु जो कविता का खिलना है वो लंबे समय तक चलता रहता है। उसकी जो गुणों की खुशबू है वो लंबे समय तक फैली रहती है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ कवि ने जो है उड़ने और खिलने का जो है प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कि कविता और बच्चों को एक समान क्यों रखा गया है। कोई भी बच्चा जो है इस सृष्टि के आकार इंसान को युगों पुरानी सभ्यता और वर्तमान में स्थापित करता है, क्योंकि बच्चों के अंदर हम अपना ही रूप देखते हैं। युगों से हमारे पूर्वजों ने जिन जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की है उन्हें हम अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु पुराने मूल्यों व वर्तमानों को यथार्थ से यानी कि वर्तमान से जोड़ा जाता है, सच से जोड़ा जाता है और भविष्य की ओर बढ़ा जाता है। कविता भी जो है वो ऐसे ही करती है। कविता में हम वर्तमान, अतीत, भविष्य सभी को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चा अगर कहीं पे खेलता कूदता है तो समय, स्थान और स्थिति को ध्यान नहीं रखता, सिर्फ अपने भावों को व्यक्त करता है। और कविता में भी जो है कवि ऐसा ही करता है कि वो सिर्फ अपने भावों को महत्व देते हैं, वो न समय न स्थान को महत्व देते हैं। कवि ने जो है कविता और बच्चे को समानांतर रखा है, क्योंकि दोनों के बीच ही जो है अतीत, वर्तमान और भविष्य में आपस में जोड़ने का एक गुण शामिल
शामिल है। बच्चे भी खेलते समय किसी की परवाह नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कवि अपने भावों को व्यक्त करता है तो वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधता है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कविता के माध्यम से जो है कवि के मधुर और सुंदर भाव जो है वो व्यक्त हो रहे हैं, जो समय समाज को एक सुगंध प्रदान करते हैं जिस प्रकार, और जो कविता के भाव है वो चिरस्थायी रहते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। युगों युगांतरों तक जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें कविता की अंदर से जो ज्ञान रूपी खुशबू है वो लंबे समय तक आती रहती है। जिस प्रकार फूल एक बार खिलकर मुरझा जाते हैं, परंतु कविता जो है वो एक बार खिलने के बाद कभी भी मुरझाती नहीं है। वो युगों युगांतरों तक जो है पढ़ने वालों को जो उसके अंदर भाव शामिल है, जो मूल्य शामिल है, वो हमेशा महकते रहते हैं। कविता में से जो है अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की जो खुशबू है आने वाली पीढ़ियों को वो प्रदान करती रहती है। अगला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। इस कथन के माध्यम से कवि यही समझाना चाहता है कि जब भी हम कोई रचना करते हैं तो हमें उस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है आडंबर पूर्ण, भारी भरकम, समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है हमें सहज, सरल और व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि समझने वाले को यह बात आसानी से समझ आ सके, और सहज भाव से हमें अपने भावों को व्यक्त करना आना चाहिए। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस बात को स्पष्ट कीजिए। कैसे हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी? जब हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है सही शब्दों का, सरल शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे हमारी बात उस व्यक्ति तक जो है स्पष्ट रूप से पहुंच जाए और वह हमारी बातों के इस मतलब को समझ जाए कि हम किस बात को किस तरीके से जो है उसके सामने पेश करना चाहते हैं। कई बार हमारी बातें बहुत ज़्यादा सरल होती है परंतु वो कई बार टेढ़ी भी हो जाती है। जैसे कि हमने किसी को मारना नहीं है और हम कहते हैं कि मारो मत छोड़ो, यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, किसी को मत मारो, उसे छोड़ दो। परंतु अगर हम इसे गलत ढंग से कहते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि मारो मत छोड़ो, कि उसे खूब मारो, छोड़ना मत। इसलिए हमें अपनी बातों को, कई बार सीधे रूप से कही गई बात भी जो है टेढ़ी हो जाती है, इसलिए अपनी बात को सही ढंग से, सरल तरीके से हमें दूसरों के सामने व्यक्त करना चाहिए। अब कई जो है आपकी कविता में मुहावरों का प्रयोग हुआ था और ये जो है एक एक नंबर में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो पहला है आपका बात की चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ क्या है? बात का प्रभावहीन हो जाना, कि जो बात का प्रभाव है जो सुनने वाले के ऊपर पड़ने वाला होता है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। बात की पेच खोलना। बात की पेच खोलने का मतलब है बात को सहज और स्पष्ट करना, कि सरल ढंग से दूसरों को अपनी बात समझाना। बात को शरारती बच्चों की तरह खेलना, मतलब बात का पकड़ में ना आना कि हम क्या कहना चाह रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ जाता है। पेच को कील की तरह ठोक देना। पेच को कील की तरह ठोक देने का मतलब है बात में कसावट का न होना, कि जो हम कहना चाह रहे हैं उसके अंदर ना तो कोई अर्थ शामिल है ना ही कोई मतलब शामिल है। बात का बन जाना। कथ्य और भाषा में जो है जो हम कहना चाहते हैं, जो भाव हम व्यक्त करना चाहते हैं, उनके बीच जो है एक सामंजस्य स्थापित हो जाना, एक संबंध स्थापित हो जाना इसका अर्थ है।